गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग क्लास 11th की इकोनॉमिक्स देख रहे हैं, जिसमें आपकी जो है चैप्टर जो कम हो चुके हैं वो मैंने आपको ग्रुप में भेज दिए हैं कि कौन कौन से चैप्टर हमारे डिलीट हुए। ठीक है, जो एग्जाम में नहीं आने वाले हैं चैप्टर नंबर 11 देखते हैं। 10 नंबर और 9 नंबर दोनों ही हमारे हट चुके हैं चैप्टर, और इससे पहले के भी हैं जो आपको मैंने ग्रुप में भेज दिया है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 का नाम है पूर्ण प्रतियोगिता बाजार, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। ठीक है, ये अपने आप में एक बाजार है। इसको हम प्रतियोगिता के आधार पर अलग अलग देखेंगे, इसका आगे पूरा वर्णन आएगा। उसके अलावा सबसे पहले तो बाजार को हम देखते हैं कि बाजार है क्या। तो नॉर्मली अगर हम बाजार को डिफाइन करते हैं कि बाजार एक ऐसा स्थान जहां पर क्रेता विक्रेता इकट्ठा होते हैं और जो भी है क्रय विक्रय करते हैं, यही तो होता है बाजार, कि वहां पर क्रेता विक्रेता इकट्ठे होते हैं और एक स्थान है जहां पर इकट्ठे होते हैं और वस्तुओं का क्रय विक्रय करते हैं, उसे हम बाजार कहते हैं। लेकिन अब जो है इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन के अनुसार बाजार की परिभाषा जो है इकोनॉमिक के अकॉर्डिंग बाजार की जो परिभाषा है वो चेंज हो चुकी है। बाजार की परिभाषा में जो बता रखा है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी है, वो भी कहीं ना कहीं इस मार्केट की डेफिनेशन में ही आता है। वहां पर एक प्लेस पर कहीं ना कहीं जाके फिजिकली और वहां पर फिर क्रय विक्रय करना, वो मार्केट नहीं है। अब प्लेटफॉर्म मार्केट पर ऑनलाइन जो मार्केट है वहां पर, या जो प्लेटफॉर्म है वहां पर आप जो भी ऑर्डर रिप्लेस करते हैं वो भी आपके बाजार की डेफिनेशन में ही आएगा। तो स्टार्ट करते हैं इसको। सामान्यतः बाजार का आशय उस स्थान विशेष के लिए होता है जहां क्रेता विक्रेता एकत्र होकर वस्तुओं का परस्पर लेन देन करते हैं। किंतु अर्थशास्त्र में बाजार का तात्पर्य अंतरित व्यापक है, यानी व्यापक जो इस कहीं ना कहीं इसको विस्तृत हो चुका है इसकी परिभाषा। बाजार का तात्पर्य उस संपूर्ण क्षेत्र से है जहां पर क्रेता व विक्रेताओं में स्वतंत्र प्रतिस्पर्धा संबंध होते हैं। इस कारण वर्तमान युग में बाजार किसी क्षेत्र विशेष से संबंधित न होकर विस्तृत रूप से परिलक्षित हो गया, यानी ऑनलाइन को शामिल कर लिया है। वस्तु या सेवा के क्रेता व विक्रेता विश्व के किसी भी क्षेत्र में निवास करते हो, किंतु फोन, मोबाइल, इंटरनेट आदि के माध्यम द्वारा संपर्क में रहता है, तो उनका प्रत्यक्ष व्यक्तिगत संपर्क होना आवश्यक नहीं है। तो क्रूनो जो थे उन्होंने कहा कि बाजार शब्द का आशय किसी स्थान विशेष से नहीं होता जहां वस्तुएं खरीदी हुई बेची जाती, बल्कि बाजार शब्द से उन समस्त क्षेत्र का बोध होता है जिसमें क्रेताओं व विक्रेताओं में ऐसा स्वतंत्र व प्रतियोगितापूर्ण संबंध होता है। जहां पर इस प्रकार का स्वतंत्र और प्रतियोगितापूर्ण संबंध होता है उसे हम बाजार की डेफिनेशन में ही रखेंगे। ठीक है, अब बाजार के कुछ अलग अलग प्रकार बता रखे हैं। तो अगर मैं आपको कहूं कि इसको एक तरीके से हम 4 या 5 भागों में बांट रखा है। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं क्षेत्र के आधार पर, क्षेत्र या स्थान विशेष के आधार पर। क्षेत्र के आधार पर बाजार को 4 भागों में बांट रखा है। सबसे पहला है स्थानीय बाजार, 2 नंबर पे क्षेत्रीय बाजार या प्रादेशिक बाजार, राष्ट्रीय बाजार और अंतर्राष्ट्रीय बाजार। 4 प्रकार के बाजार बता रखे हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार, ठीक है, अब इसको डिफाइन करते हैं। स्थानीय बाजार, स्थानीय बाजार वह बाजार जो एक गांव शहर तक फैला हुआ है, सीमित है वहीं तक, और जिसमें सभी प्रकार की वस्तुएं क्रय विक्रय होती है, वो स्थानीय बाजार कहलाता है। जैसे अपना जो मार्केट है वो स्थानीय बाजार की में ही आता है। तो किसी एक वस्तु के क्रेताओं व विक्रेताओं का विस्तार, किसी एक वस्तु की बात कर रहा है, क्रेताओं और विक्रेताओं का विस्तार या फैलाव एक गांव शहर नगर तक सीमित होता है, तो ऐसे बाजार को स्थानीय बाजार कहते हैं। शीघ्र नाशवान वस्तुओं का बाजार इस श्रेणी में आता है, जैसे सभी प्रकार की वस्तुएं इसमें आती है। तो ये केवल वस्तु के आधार पर इसको डिफाइन करना गलत होगा। अगला है प्रादेशिक या क्षेत्रीय बाजार। प्रादेशिक या क्षेत्रीय बाजार जब किसी वस्तु का बाजार किसी क्षेत्र की विशेषताओं को इंगित करता है या प्रदर्शित करता है या उसकी एक विशेषताओं को बताता है, तो उसे हम क्षेत्रीय या प्रादेशिक बाजार कहते हैं। कि जब किसी वस्तु का बाजार किसी क्षेत्र या अंचल विशेष तक सीमित होता है, यानी वहां तक सीमित होता है या उसकी विशेषता को बताता है, तो वो क्या होगा, इसे क्षेत्रीय बाजार कहा जाता है। जैसे मारवाड़ की पगड़ी, राजस्थान की चुनरी, लहंगा, ये जूतियां वगैरह, ये जो है एक राजस्थान की कहीं ना कहीं विशेषताओं को बताते हैं और राजस्थान में ही ज्यादा फेमस है, यहाँ तक ही सीमित है, या बाहर भी ऐसा नहीं बोल सकते, लेकिन जो राजस्थान में ज्यादा विशेषकर इनका यूज होता है, तो ये अपना प्रादेशिक बाजार। राष्ट्रीय बाजार, जिन वस्तुओं के क्रेता विक्रेता जो होते हैं वो पूरे देश में फैले हुए हैं, पूरे भारत में फैले हुए हैं, उनको हम राष्ट्रीय बाजार में बोलते हैं। कि ऐसी वस्तु जिनके क्रेता विक्रेता पूरे भारत में है, उनको हम राष्ट्रीय बाजार की परिभाषा में रखेंगे। तो उन वस्तुओं का बाजार इस श्रेणी में आता है जैसे विभिन्न प्रकार के खाद्य, कपड़ा, आभूषण इत्यादि। अंतर्राष्ट्रीय बाजार, जब किसी वस्तु के क्रेता विक्रेताओं का फैलाव केवल देश में ही नहीं बल्कि विभिन्न देशों में भी होता है, वह अंतर्राष्ट्रीय बाजार कहलाता है। कि जब किसी जैसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, जैसे कुछ बता रखा है जेम्स ज्वेलर्स या ऑयल, क्रूड ऑयल वगैरह, इन कुछ मशीनरी वगैरह, भारी मशीनरी, ठीक है, ये कुछ कंपनियां वगैरह की बता रखी इनकी वस्तुएं, ये सारा किस में आता है, अंतर्राष्ट्रीय। यानी कहना इंपोर्ट और एक्सपोर्ट वो है अंतर्राष्ट्रीय बाजार की श्रेणी में आता है। अभी तक हमने क्या पढ़ा है उसको फटाफट रिवाइज करें। अभी तक हमने यही पढ़ा है बाजार की परिभाषा,
कि इकोनॉमिक्स को कहीं ना कहीं अर्थशास्त्र से पहले जो बाजार की परिभाषा बता रखी थी, एक ऐसा स्थान विशेष जहां पर क्रेता विक्रेता इकट्ठा होते हैं और वस्तुओं का क्रय विक्रय करते हैं। जबकि इकोनॉमिक्स के अनुसार जो परिभाषा बता रखी है कि इकट्ठा होना, एक स्थान विशेष बनाना जरूरी नहीं, एक प्लेटफॉर्म जो उनको उपलब्ध होना चाहिए, उनके बीच अगर स्वतंत्र प्रतिस्पर्धा है, कंपटीशन है, तो वो भी कहीं ना कहीं मार्केट की डेफिनेशन में आएगा और वो ऑनलाइन में हमें देखने को मिलता है। बाजार के मैंने कहा था 4 या 5 भागों में हम पढ़ने वाले। पहला पढ़ा हमने क्षेत्र के आधार पर। क्षेत्र के आधार पर बाजार को कितने भागों में बांट रखा है? 4 भागों में, स्थानीय, क्षेत्रीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय। जिस वस्तु के क्रेता विक्रेता उस क्षेत्र तक, उस गांव शहर तक ही सीमित होते हैं, उसे स्थानीय बाजार। क्षेत्रीय बाजार जो किसी क्षेत्र की विशेषता को इंगित करता है या लेकिन उस क्षेत्र तक ही सीमित है, वो क्षेत्रीय बाजार। जैसे राजस्थान का ये जो कुछ आइटम जो बता रखे हैं। राष्ट्रीय बाजार यानी उसके क्रेता विक्रेता अगर पूरे देश में फैले हुए, भारत में फैले हुए, तो वो राष्ट्रीय, और जहां पर क्रेता विक्रेता और दूसरे देशों में भी फैले हुए उसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। फिर एक छोटी सी परिभाषा शॉपिंग मॉल क्या है, तो ये सबको बताया कि शॉपिंग मॉल एक ही छत के नीचे जो है, जहां पर आधुनिक समय में जो हम कह सकते हैं मॉल वगैरह जो है, वहां पर एक ही छत के नीचे आपको विभिन्न प्रकार की वस्तुएं उपलब्ध हो जाती है, उन्हें शॉपिंग मॉल्स वगैरह बताते हैं। ठीक है, जैसे बिग बाजार, पतंजलि स्टोर, ये सारे इसी में। वस्तुओं के आधार पर बाजार की परिभाषा। सामान्य बाजार, विशिष्ट बाजार, नमूने द्वारा बिक्री। ठीक है, और 4th नंबर पे आता है श्रेणी द्वारा बिक्री। वस्तुओं के आधार पर बाजार को 4 भागों में बांट रखा है। पहला है सामान्य बाजार। सामान्य बाजार में बता रखा है ऐसा बाजार जब एक ही बाजार में अनेक प्रकार की वस्तुओं का क्रय विक्रय, जैसे अपना जो बाजार जो मार्केट है वहां पर आपको सारा, कि एक ऐसा बाजार जहां अनेक प्रकार की वस्तुओं का क्रय विक्रय किया जाता है, तो वह सामान्य बाजार कहलाता है। शहरों व गांवों में विभिन्न वस्तुओं सरलता से उपलब्ध हो जाती है, जैसे ये बता रखा है कुछ वस्तुएं, तो ये किस में आता है? सामान्य बाजार में। विशिष्ट बाजार। विशिष्ट बाजार वह बाजार कहलाता है जो केवल एक विशिष्ट वस्तु का ही क्रय विक्रय होता है। उस बाजार में जो एक एरिया तक फैला हुआ है, वहां पर जो एक एरिया में बना हुआ है और एक केवल जितनी भी स्टॉल लगी होगी वो विशिष्ट वस्तुओं का ही होगी, जैसे सब्जी बाजार, फल बाजार, आभूषण, किराना, लोहा मंडी, कपड़ा बाजार, अनाज मंडी। तो यहाँ पर आसपास में जितनी भी एक एरिया तक जो होती है ना, वो विशिष्ट बाजार कहलाता है। वो फेमस होता है केवल उसी प्रकार की वस्तुओं के लिए। जैसे ड्राई फ्रूट का मार्केट आ गया, ठीक है, फ्रूट्स मार्केट हो गया, वो इसी में आता है। नमूने द्वारा बिक्री। नमूने द्वारा बिक्री में आता है कि जहां पर हम वस्तुओं की बिक्री करते हैं सैंपल के आधार पर, जहां पर आपको एक सैंपल दिखाया जाता है, उस सैंपल के बिहाफ पे हम लोग ऑर्डर कहीं ना कहीं रिप्लेस करते हैं, तो वो नमूने द्वारा बिक्री कराती है। इसमें प्राइगर कोई जो बुक वगैरह है या कोई शॉप वगैरह, शॉप साबुन वगैरह, सोडा वगैरह, तो इसमें आता है। या जहां पर एक बड़ा ऑर्डर रिप्लेस किया जाता है, तो वो एक सैंपल वगैरह दिखाते हैं किसी को भी आगे, अगर वो उनको सेट होता है तो उसके अकॉर्डिंग वो है उनका ऑर्डर प्लेस करते हैं। तो जब वस्तुओं का क्रय विक्रय प्रतिनिधि द्वारा नमूनों के माध्यम से किया जाता है, तो उसे नमूनों द्वारा बिक्री कहा जाता है। आजकल कई कंपनियों द्वारा इस प्रकार की विक्रय करने की पद्धति प्रचलित है, जैसे पुस्तक बाजार, धुलाई, सोडा साबुन इत्यादि की बिक्री संवर्धन हेतु सैंपल ग्राहकों को निःशुल्क उपलब्ध करवाए जाते हैं, और ताकि वो बिक्री बढ़ सके। फिर इसी में 4th नंबर पे था श्रेणी द्वारा बिक्री। इसको भी देखेंगे। श्रेणी द्वारा बिक्री। श्रेणी द्वारा बिक्री होती है कि एक ग्रेडिंग दी जाती है गवर्नमेंट के द्वारा, जो कहीं ना कहीं ये जो है उसकी क्वालिटी को शो करता है कि हाँ ये इसकी बेस्ट क्वालिटी है, यूजफुल है, तो उसको श्रेणी द्वारा बिक्री भी कहते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉनिक आइटम के लिए ISI, खाद्य पदार्थों के लिए FSSAI और कीमती धातुओं के हॉलमार्क जो लगाए जाते हैं, तो वो सारा इसी में आता है, वो श्रेणी द्वारा बिक्री कहलाती है। ऑनलाइन मार्केट क्या है कि वर्तमान समय में छोटे कस्बों से लेकर महानगरों तक लोग अपनी आम जरूरतों की वस्तुओं को ऑनलाइन मार्केट के माध्यम से घर बैठे क्रय विक्रय करते हैं। जैसे भारत में अमेजोन, फ्लिपकार्ट, होम शॉप, 18 ये जो बता रखा है। 3rd नंबर पे 2 हमने पढ़ लिए क्षेत्र के आधार पर। 2nd हमने पढ़ा है अपना वस्तुओं के आधार पर। क्षेत्र के आधार पर 4 भागों में, स्थानीय, क्षेत्रीय, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय। वस्तु के आधार पर सामान्य बाजार, विशिष्ट बाजार, नमूने द्वारा बिक्री और श्रेणी द्वारा बिक्री। 3rd नंबर पे पढ़ रहे हैं बिक्री के आधार पर, सेल्स के आधार पर बाजार को 2 भागों में बांट रखा है, खुदरा और थोक बाजार। खुदरा बाजार, इस बाजार में रोजमर्रा की सामान्य वस्तुओं का सीमित अथवा छोटी मात्रा में क्रय विक्रय होता है, अतः इस बाजार में बाजार भाव थोक बाजार की कीमतों से सामान्य रूप से अधिक होता है। उदाहरण जैसे मोहल्ले में स्थित किराने की दुकानें इत्यादि। यानी खुदरा बाजार जो होता है कि जहां पर एक छोटी मात्रा में वस्तुओं का क्रय विक्रय, यानी हमारे जो आस पड़ोस में जो दुकानें होती है वो खुदरा में आती है, और थोक में जहां पर एक बड़ी मात्रा में वस्तुओं का क्रय विक्रय होता है, खरीदी बेची जाती है, वो थोक बाजार की श्रेणी में आता है। तो ये जो हमने पढ़ा। नेक्स्ट जो हम लोग चलते हैं समयानुसार वर्गीकरण, टाइम के अकॉर्डिंग। ठीक है,
दोबारा रिकॉल करवा दें, बाजार वह कहलाता है जहां पर एक स्थान विशेष जहां पर क्रेता विक्रेता उपलब्ध होते हैं और वस्तुओं का क्रय विक्रय करते हैं। लेकिन आधुनिक युग में कहीं ना कहीं इकोनॉमिक अर्थशास्त्र के युग में जो बता रखा है, बाजार की परिभाषा को थोड़ा सा एक्सप्लेन इसने विस्तृत कर दिया। जैसे अब किसी स्थान विशेष एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी अगर उनको अवेलेबल है जहां पर कंज्यूमर और सेलर में अगर प्रतिस्पर्धा या जो सेलर में आपस में प्रतिस्पर्धा होती है तो वो भी एक मार्केट की डेफिनेशन में ही आएगा। बाजार के प्रकार हमने पढ़े, क्षेत्र के आधार पर 4 भागों में बांटा रखा है, स्थानीय, क्षेत्रीय, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय। वस्तु के आधार पर 4 भागों में बांट रखा है, सामान्य बाजार, विशिष्ट बाजार, नमूने द्वारा बिक्री और एक था अपना श्रेणी द्वारा बिक्री। बिक्री के आधार पर 2 भागों में, फर्स्ट है खुदरा और दूसरा है थोक बाजार। समय के आधार पर 4 भागों में, अति अल्पकालीन, अल्पकालीन, दीर्घकालीन और अति दीर्घकालीन। स्टार्ट करते हैं इसको। फर्स्ट है अति अल्पकालीन। अब सुनिएगा ध्यान से, इसको डायग्राम को भी एक्सप्लेन करूंगा। अति अल्पकालीन बाजार, अति अल्पकालीन बाजार वह बाजार कहलाता है जहां पर समयावधि इतनी कम होती है कि हम अपनी सप्लाई को बढ़ा भी नहीं सकते, केवल डिमांड में परिवर्तन होता है। उस डिमांड के अकॉर्डिंग हम अपनी कीमत को बढ़ाते हैं और घटाते हैं ताकि बाजार को एक संतुलन अवस्था में रख सकें। वह बाजार जिसमें समयावधि अत्यंत कम होने के कारण वस्तुओं की पूर्ति में कमी और वृद्धि नहीं हो सकती, अर्थात पूर्ति पूर्णतः स्थिर रहती है, केवल वस्तु की मांग में परिवर्तन हो सकता है, ऐसे बाजार को अति अल्पकालीन बाजार कहते हैं। और शीघ्र नाशवान वस्तुएं इसमें शामिल करते हैं कि पूर्ति पूर्णतः स्थिर रहती है, कि इतनी सप्लाई होनी है तो इतनी ही होगी। डिमांड अगर बढ़ जाती है, डिमांड अगर वो डी से D1 की ओर शिफ्ट होता है तो प्राइस बढ़ा देंगे। डिमांड अगर वो अपना मतलब कहने का मतलब मांग बढ़ती है तो दाएं ओर शिफ्ट होगा तो कीमत बढ़ जाएगी। मांग घटती है, भाई अति अल्पकाल में वस्तु सीमित होती है, एक लिमिट तक ही होती है, तो वहां पर हम उसकी कीमत को घटा देते हैं। फिर नेक्स्ट चलते हैं। ये फिर इसने डायग्राम को एक्सप्लेन कर रखा है कि OX क्या है, मात्रा है, और OQ क्या है, हमारी मात्रा है। यहाँ पर कीमत जो वगैरह जो दिखा रहे, सप्लाई वगैरह जो दर्शा रखी है, डिमांड घटती बढ़ती है, उसके अकॉर्डिंग क्या की प्राइस पर फर्क पड़ता है। सेकंड, अल्पकालीन बाजार। अल्पकालीन जो बाजार है, अल्पकालीन बाजार में बता रखा है कि आपकी पूर्ति है ना, ये पूर्ति में परिवर्तन हो सकता है। पूर्ति जो है, पूर्ति आपकी दाएं ओर खिसक सकती है। तो पूर्ति में जो बता रखा है कि आपकी पूर्ति कर्व जो है, वो सप्लाई कर्व है, वो दाएं ओर शिफ्ट होगा। मतलब जैसे ही, इसका मतलब ये है अल्पकालीन वह समयावधि है जहां पर अगर बाजार में परिवर्तन होता, मतलब कि मांग में अगर वृद्धि हो जाती है तो उस बढ़ी हुई मांग को पूरा करने के लिए हम उतना तो परिवर्तन नहीं ला सकते अपनी सप्लाई में, लेकिन हम अपने परिवर्तनशील साधन जो बताया था आपको, श्रम, अल्पकाल में परिवर्तनशील साधन को बढ़ाकर पूर्ति को थोड़ा बढ़ा सकते हैं और हम उस बाजार की मांग को पूरा करने की कोशिश करते हैं। तो यहां पर जो है कीमत ये आएगी, ये अति अल्पकाल के कंपैरिजन में थोड़ा सा कम होगा, क्योंकि यहां पर हम सप्लाई भी बढ़ा रहे हैं। तो देखना, वह बाजार जिसमें समयावधि इतनी कम होती है कि वस्तु की पूर्ति में परिवर्तनशील साधनों की मात्रा में परिवर्तन करके कमी वृद्धि की जा सकती है। इस बाजार में समयावधि इतनी होती है कि इसमें उत्पादन विद्यमान क्षमता का पूर्ण प्रयोग करके पूर्ति में परिवर्तन कर सकता है। ठीक है, जैसे चित्र बता रखा आपको, इसको एक्सप्लेन कर रखा है। जैसे मैंने यह कहा था, पहले मांग बढ़ेगी, फिर उस मांग को पूरा करने के लिए हम सप्लाई को बढ़ाएंगे। चित्र से स्पष्ट है। प्रारंभिक मांग वक्र आपको डी, ये प्रारंभिक मांग वक्र है, और उस समय सप्लाई कर्व ये था अति अल्पकालीन वाला, और इक्विलिब्रियम पॉइंट ये था। इक्विलिब्रियम पॉइंट या साम्य अवस्था बिंदु वह बिंदु कहलाता है जहां पर वह कीमत, साम्य कीमत और साम्य मात्रा, साम्य कीमत वह कीमत कहलाती है जहां पर एक उत्पादन अपना उत्पादन विक्रेता बेचने को तैयार है और क्रेता उसको खरीदने को तैयार है। प्रारंभिक मांग वक्र डी, प्रारंभिक पूर्ति वक्र SQ दर्शा रखा है। साम्य बिंदु पर कीमत OP का निर्धारण होता है, OP1 का निर्धारण होता है। ठीक है, उसके बाद अल्पकाल में उत्पादन परिवर्तनशील साधनों में परिवर्तन करके पूर्ति में थोड़ा वृद्धि की जा सकती है, जिससे पूर्ति वक्र SPS, शॉर्ट टर्म पीरियड सप्लाई, पूर्ति आपकी बढ़ चुकी है, और अतः वस्तु की मांग बढ़ने पर मांग वक्र D1 की ओर शिफ्ट हो चुका है। अतः पूर्ति वक्र SPS पर, इस नए पूर्ति वक्र पर साम्य बिंदु E1 हमें प्राप्त होता है, जिससे वस्तु की कीमत बढ़कर OP, इसमें थोड़ा सा गलत लिख रखा है, बढ़कर OP हो जाती है, ये P1 से बढ़कर P तक हो जाएगी। ठीक है, तथा वस्तु की पूर्ति भी OQ से बढ़कर OQ1 तक हो जाएगी। सप्लाई भी जो है वो आपकी यहां से बढ़कर यहां तक हो जाएगी। मतलब हम कह सकते हैं मांग में परिवर्तन आने पर हमने अपनी सप्लाई को Q से लेकर Q1 तक बढ़ा दिया है। ठीक है, तो ये अपने अभी तक 2 ही पढ़े थे,
कल हम नेक्स्ट 2 पढ़ने वाले हैं दीर्घकालीन बाजार। ये थोड़ा सा भी एक्सप्लेन कर दूं कि फिर डायग्राम कल मैं बना के आपको बताऊंगा किस तरीके से। दीर्घकाल वह समयावधि है जिसमें हम अपनी मांग के अकॉर्डिंग सप्लाई को चाहे जितना बढ़ा सकते हैं, क्योंकि एक लंबी समयावधि होती है और उत्पादन के सभी साधनों में हम वहां पर परिवर्तन कर सकते हैं। अति अल्पकालीन, अल्पकालीन और दीर्घकालीन। मांग में परिवर्तन हो गया, अति अल्पकाल में तो हम इस मांग को पूरा नहीं कर सकते, अल्पकालीन में हल्का बहुत थोड़ा बहुत परिवर्तन इसको पूरा कर सकते हैं, यानी इतना ओ से लेकर Q2 तक। लेकिन दीर्घकाल में जितना इसका परिवर्तन हुआ ना, उतना का उतना हम लोग उसको पूरा फुलफिल कर सकते हैं। मांग को जितना परिवर्तन हुआ उतना पूरा कर सकते हैं। इस डायग्राम को और इसको मैं दोबारा एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। कल हम इसकी आपको जितना पढ़ा दिया उसका रिवीजन करना है। कल हम जो है इसी को समय वाला जो है समय के अनुसार पर वर्गीकरण, इसको हम विद डायग्राम दोबारा से एक्सप्लेन करने वाले हैं, ठीक है। तो आप ये इसको जितना करवा दिया वो इसका रेडिंग लगाना है, और नेक्स्ट जो क्लास में है हम इसके डायग्राम को देखने वाले हैं बना के, और इस चैप्टर को आगे पूरा करेंगे। थैंक यू।